बुद्धिमान राजा रहता था। राजा के 4 बेटे थे। जब चारों बेटे छोटे थे तो वे आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते थे, एक साथ खेलते और एक साथ खाना खाते। क्या हुआ करण, तुम्हारी थाली खाली क्यों है? रसोई में भोजन खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, हम तीनों अपनी अपनी थाली से थोड़ा थोड़ा भोजन तुम्हें दे देते हैं। राजा उनके बीच का प्यार देखकर बहुत खुश होता था। लेकिन जब चारों बेटे बड़े हो गए और उनके विवाह हो गए, तब उनके बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। भैया, रूपनगर से जो कर आया था, आपने उसे पूरा ही अपने पास रख लिया। मुझे भी उसमें हिस्सा चाहिए। राज्य की जमीन पर जो अनाज उगा, तुमने उसे बेचकर ढेर सारे पैसे कमाए। पहले आधे पैसे मुझे दो, तब कर में से हिस्सा मांगना। तुम दोनों आपस में ही सब बांट ले रहे हो, हमें भी अपना हिस्सा चाहिए था। राजा जब अपने बेटों को इस तरह लड़ते देखता तो बहुत दुखी होता। राजा बेटों को समझाता कि अगर वे मिलजुल कर रहेंगे तो राज्य सुरक्षित रहेगा और प्रजा भी उनका आदर करेगी। अगर वे इस तरह लड़ते रहे तो अलग अलग होकर कमजोर हो जाएंगे। लेकिन बेटे उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। राजा बूढ़ा हो गया था और बीमार भी रहने लगा। उसने अपने मंत्री को बुलाया और 4 घड़ों में कुछ भरवा कर चारों घड़ों को अपने पलंग के चारों पैरों के पास गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा को लगा कि अब उसकी अंतिम घड़ी करीब आ गई है, तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। बेटो, मैंने अपनी सारी दौलत अपने पलंग के चारों पैरों के नीचे गाड़ दी है। मेरे मरने के बाद तुम चारों एक एक पैर के पास खड़े हो जाना और खुदाई करना। जिसके हिस्से में जो भी निकले उसे स्वीकार करना। चारों बेटे जानते थे कि उनके पिता बुद्धिमान है और किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की बात पर सहमति जताई। आप चिंता न करें पिताजी, सब कुछ मंत्री जी की निगरानी में आपके कहे अनुसार ही होगा। कुछ दिनों बाद राजा मर गया। बेटों ने अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। फिर वे महल में आकर राजा के पलंग के चारों कोनों के आसपास खड़े हो गए। मंत्री जी, खुदाई शुरू करिए। पहला लड़का जिस कोने के पास खड़ा था, उसकी खुदाई शुरू हुई। पलंग के पैर के नीचे से एक घड़ा निकला। घड़ी में मिट्टी भरी हुई थी। ये क्या, सिर्फ मिट्टी? फिर दूसरे पैर के नीचे की खुदाई की गई और दूसरा घड़ा निकल कर आया। दूसरे घड़े में जानवरों की हड्डियां निकली। दूसरे लड़के को बहुत निराशा हुई। तीसरे पैर के नीचे से तीसरा घड़ा निकाला गया। तीसरा घड़ा गेहूं से भरा था। तीसरे बेटे को भी निराशा हुई। चौथे पैर के नीचे जमीन खोदी गई। चौथे घड़े से कुछ चांदी के सिक्के निकले। चौथा बेटा खुश हुआ, लेकिन फिर उदास हो गया, क्योंकि एक घड़ा चांदी के सिक्कों से भला जीवन कैसे चल पाएगा। चारों बेटों को अपने पिता पर बहुत क्रोध आया। ये सब क्या पागलपन है? मिट्टी, जानवरों की हड्डियां, क्या पिताजी हमें विरासत में ही ये देकर गए हैं? मुझे लगता है पिताजी बुढ़ापे में सठिया गए थे। ये भी कोई बंटवारा है? हम इस बंटवारे को नहीं मानते। राजा साहब बहुत बुद्धिमान थे। वे आप लोगों के साथ धोखा या विश्वासघात नहीं कर सकते। हम जरूर उनके बंटवारे को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें पड़ोसी राज्य के राजा बुद्धिमणि के पास चलना चाहिए। वे बहुत बुद्धिमान हैं। शायद वे हमें इस बंटवारे का रहस्य समझा सकें। चारों बेटे राजा बुद्धिमणि के दरबार में पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। तुम्हारे पिता बहुत बुद्धिमान थे। बंटवारे का रहस्य बिल्कुल साफ है। जिस बेटे के घड़े में मिट्टी निकली है, राज्य भर की जमीन उसी की हो गई। जिस बेटे के घड़े में जानवरों की हड्डियां निकली हैं, राज्य भर के जानवर उसके हो गए। जिस बेटे के घड़े में गेहूं निकले हैं, राज्य भर का अनाज उसका हो गया। और जिस बेटे के घड़े में चांदी के सिक्के निकले हैं, राज्य भर से कर के रूप में प्राप्त होने वाला धन उसका हो गया। चारों बेटे बहुत खुश हुए और अपने राज्य लौट आए। घर आकर जब उन्होंने कुछ सोच विचार किया तो वे फिर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि जिस बेटे के नाम पर राज्य भर का अनाज था, उसके पास जमीन नहीं थी। आखिर वो अनाज को उगाएगा कहाँ? और जिस बेटे के नाम पर जमीन है, उसके पास अनाज नहीं है। खाली जमीन का वो क्या करेगा? जिस बेटे के नाम राज्य के सभी जानवर हैं, वो जानवरों को चराएगा कहाँ? क्योंकि जमीन उसके नाम पर नहीं है। चौथे बेटे के पास केवल राज्य से प्राप्त होने वाला कर है,
लेकिन वो रहेगा कहाँ, क्योंकि उसके नाम जमीन नहीं है, और खाएगा क्या, क्योंकि उसके नाम पर अनाज भी नहीं है। चारों बेटे सलाह मशवरा करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनका आपस में मिलकर रहना ही ठीक होगा, वरना वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब समझे अपने पिता के बंटवारे का असली रहस्य। वे चाहते थे कि तुम लोग आपस में मिलजुल कर रहो, इसलिए ही उन्होंने ऐसा बंटवारा किया। चारों बेटे अपने पिता की बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़ाई झगड़ा खत्म करके मिलजुल कर रहने लगे। दूर देश में भोज सिंह नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में बस एक ही दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा की 3 लड़कियां थीं, अघोरी, शक्ति और सरस्वती। तीनों जवान हो चुकी थीं और विवाह के लिए जिद कर रही थीं। पिताजी, मैं 25 वर्ष की हो चुकी हूँ, मेरा विवाह कीजिए और राज्य मेरे पति के नाम कीजिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा गोरी और सुंदर हूँ। पिताजी, राज्य इससे नहीं मिलना चाहिए, राज्य मेरे पति को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ और अपने ही जैसे किसी ताकतवर लड़के से शादी करूंगी। पिताजी, मैं शामली और बुद्धिमान हूँ, मैं अपने ही जैसे किसी लड़के का चुनाव करूंगी। आप चाहें तो राज्य मेरे नाम कर सकते हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों का विवाह करने के बाद राज्य किसके पति को सौंपा जाए। वह अपनी समस्या लेकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने राजा को 3 घोड़े दिए और राजा के कान में कुछ कहा। राजा उन घोड़ों को लेकर अपनी बेटियों के पास पहुंचा। ये 3 जादुई घोड़े हैं, इन्हें लेकर राज्य में या राज्य के बाहर घूमने जाओ और अपने जीवन साथी को चुनो। जो भी सबसे बुद्धिमान जीवन साथी को चुनेगा, उसका घोड़ा उड़ने लगेगा। जिसका घोड़ा उड़ने लगेगा, मैं राज्य उसे ही सौंप दूंगा। तीनों लड़कियां अपने अपने घोड़े पर बैठकर जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी। कहते हैं मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। पहली लड़की, जो गोरी और घमंडी थी, उसने पड़ोस के राज्य जाकर अपने जैसा ही गोरा और घमंडी लड़का खोज लिया। मैं सिंध राज्य का राजकुमार, सबसे गोरा और सुंदर। लोग मानते हैं मेरा कहना, वरना मैं लगाता हूँ कोड़ा। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद तो कर लिया है और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम 3 बहनें हैं। मेरे पिताजी ने तीनों को एक एक जादुई घोड़ा देकर कहा था कि जो भी सबसे बुद्धिमान जीवन साथी का चुनाव करेगा, उसका घोड़ा उड़ने लगेगा और राज्य उसे ही दिया जाएगा। मैंने तुम्हें चुन तो लिया है, लेकिन ना ही घोड़े के पर निकले हैं और ना ही वो उड़ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। मेरे राज्य में एक बड़े बड़े पक्षी पालने वाला रहता है, उसी के पास चलना चाहिए। उधर दूसरी लड़की शक्ति ने अपने ही जैसे एक ताकतवर लड़के को चुना। मैं आरपुर राज्य का राजकुमार, दुनिया में सबसे ताकतवर, कोई नहीं कर सकता मेरा मुकाबला। सबकी बना देता हूँ चटनी। शक्ति अपने ताकतवर साथी को पिता द्वारा कही गई सारी बात बताती है। मैंने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन मेरा घोड़ा उड़ तो नहीं रहा है। राज्य हासिल करने का मेरे पास एक और रास्ता है। मैं तुम्हारी दोनों बहनों को मार दूंगा। यदि उन्होंने अपने जीवन साथियों को चुन लिया होगा, तो उन्हें भी मार दूंगा। तीसरी लड़की सरस्वती ने एक गरीब लेकिन दयालु और बुद्धिमान लड़के को चुना। उसने अपने पिता द्वारा कही गई बात लड़के को बताई। देखो, मुझे राज्य का लालच नहीं है। मैं तुमसे प्रेम कर बैठा, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हम तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। अगर घोड़े को उड़ना होगा तो रास्ते में हो सकता है उड़ जाए, अगर नहीं उड़ा तो जैसी तुम्हारे पिताजी की मर्जी। तीनों लड़कियां
अपने अपने जीवन साथियों के साथ अपने घर की तरफ लौटने लगी। शक्ति का जीवन साथी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, अघोरी और उसके साथ के लड़के पर हमला करने पहुंचा। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, बचाओ! राजा के सैनिक आकर शक्ति और उसके जीवन साथी को पकड़ लेते हैं और उन्हें राजा के सामने पेश करते हैं। शक्ति, तुम राज्य पाने की प्रतियोगिता से बाहर हो। तुमने गलत जीवन साथी का चुनाव किया। अघोरी, अब तुम बताओ। पिताजी, मैंने सबसे बुद्धिमान जीवन साथी को चुन लिया है। मेरा घोड़ा उड़ने लगा है। अच्छा, लेकिन घोड़ा है कहाँ पर? वो घोड़े को रास्ते में छुआछूत की बीमारी हो गई थी, इसीलिए कल सुबह आप उसे दूर से उड़ता हुआ देख सकेंगे। अघोरी के साथ वाले लड़के ने एक पक्षी पालन करने वाले से कुछ फालतू चील उधार ले ली थी। उसकी योजना थी कि चील रस्सी से घोड़े को उठाएंगी और हवा में उड़ाएंगी। दूर से देखने के कारण राजा को रस्सियां दिखाई नहीं देंगी और घोड़ा उड़ता हुआ नजर आएगा। सुबह राजा उड़ते घोड़े को देखने पहुंच गए। वो देखिए पिताजी, घोड़ा उड़ रहा है। कुछ देर तो चील घोड़े का वजन उठा पाई, लेकिन फिर वे थक गईं और घोड़ा नीचे नदी में जा गिरा। अच्छा दिमाग लगाया अघोरी, लेकिन जिंदगी में चालाकियां काम नहीं आती। अब तुम बताओ सरस्वती। पिताजी, मैंने अपने मन के जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ पाया। घोड़ा उड़ने की बात तो मैंने ऐसे ही कह दी थी। भला कोई घोड़ा आज तक उड़ पाया है? लेकिन इसी बहाने मैंने देख लिया तुम सबसे सच्ची और ईमानदार हो। तुमने अपने ही जैसे जीवन साथी को चुना है। तुम दोनों ही राज्य के असली हकदार हो।